हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 7 करेंगे। ये क्लास 7th की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की सीरीज चली हुई है। हम एक के बाद एक कंटिन्यू चैप्टर्स इसके आपके सामने लेके आ रहे हैं। आज हम इसका हाफ पार्ट करेंगे। हाफ पार्ट हम इसका पहले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और फर्स्ट हाफ पार्ट जो है हम आज करेंगे। चैप्टर का नाम है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो फ्रेंड्स देखिए, चैप्टर 2, 3 और 4 जो है हम पहले कर चुके हैं। उसमें हमने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादन गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियम अनुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इनमें ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, तो यहाँ पर जो है जनजातीय समाज के बारे में बताया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जनजातीय समाज का एक नृत्य का जो है चित्र है। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अलबत्ता दूसरी तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांड को नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता रहा है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकार, संग्राहक या पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियम के आधार पर परिवार के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली और फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरे दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया, लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध में दोनों तरह के समाज को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। तो अब यहाँ जो है फ्रेंड्स, जनजातीय लोग कौन थे उसके बारे में जो है बताया गया। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और विचार या मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी की विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए निवाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरगुन लोगों का प्रभाव अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भारत पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। अब यहाँ पर कुल क्या होता है उसके बारे में बताया गया। परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर
लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपने अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद और दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भील की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए थे। खेती हरिया यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। ये देखिए खानाबदोश और घुमंती लोग कैसे घूमते रहते थे, उनके बारे में जो है यहाँ बताया गया है। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े तथा बर्तन ऐसी ही ये देखिए फ्रेंड्स, घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत की बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे और अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुँचाते थे। चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतू लोग होते थे। उनमें से कई पशुचारी होते थे जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चरागाह से दूसरे चरागाह घूमते रहते थे। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले, नर्तक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते थे जहाँ उन्हें पिछले साल दौरा किया था। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा, बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेनाओं के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 10,000 बैल अनाज ढोते होंगे। 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। बंजारे। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों में एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे उन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उसका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज यहाँ सस्ता उपलब्ध और वहाँ से वे खरीदते और उस जगह ले जाते जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद कर लाते हैं और जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती हैं। टांडे में 600 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर इससे सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यह ज़मीन पर्याप्त और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों तथा अन्य तमाशबीनों की भी जातियाँ थी। वो भी विभिन्न नगरों और गाँव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का हाफ चैप्टर, और हाफ चैप्टर जो है हम कल नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।